चलो भाई, कल जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। कल जहां छोड़ा था वहां से कहां शुरू करेंगे? एक्चुअली आज हमारा पहला चैप्टर शुरू होगा, है ना। पहला चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा था पहला पहला चैप्टर? कौन सा है? द्वितीय विश्व युद्ध कहां से आ गया? शीत युद्ध। कल सिलेबस सिलेबस को समझने में 2 दिन लग गए। इतना लेंदी सिलेबस था। लेंदी नहीं था, हमने लेंदी करके बताया था। सिलेबस से अच्छा परिचय हो जाए तो पढ़ने में अच्छा लगता है ना। जान पहचान हो गई आपके सिलेबस से आपकी। अब उसका पहला चैप्टर शीत युद्ध एवं द्विध्रुवीय विश्व। इस मैप पर आगे आएंगे। पहले शीत युद्ध एवं द्विध्रुवीय विश्व। शीत युद्ध एवं द्विध्रुवीय विश्व, ये जो आज का टॉपिक है ऐसा मान के चलो कि ये आपका एकदम जान है आपके पूरे सिलेबस की। इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे हम लोग, ठीक है। हमने पीछे बात किया कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। यूरोप पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और एक नई दुनिया की शुरुआत करनी थी। इस युद्ध के बाद एक नए विश्व की शुरुआत करनी थी। दूसरा विश्व युद्ध पहले से भी ज्यादा खतरनाक हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया। दुनिया में इससे पहले इस प्रकार के हथियार का प्रयोग किसी और ने नहीं किया, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं। तो इसलिए दूसरे विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ वो पहले युद्ध से ज्यादा था। और इस नुकसान के बाद जब युद्ध खत्म हुआ, जापान पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया अमेरिका ने, उसके साथ ही जापान ने क्या किया? घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। फिर यह हुआ कि भाई अब एक नई दुनिया शुरू हो रही है। और उस नई दुनिया की शुरुआत जब आगे एक टॉपिक था कल सिलेबस में, हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ाया था ना। अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना के साथ एक नई दुनिया की शुरुआत हुई और उद्देश्य था कि इस नई दुनिया में अब दोबारा यानी कि तीसरी बार अब कोई युद्ध ना हो। और युद्ध कब नहीं होते? जब आपसी मामलों का निपटारा बैठ करके बातचीत के द्वारा कर लिया जाता है तो युद्ध नहीं होते। जब पहला युद्ध खत्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस तमाम देशों की तानाशाही के कारण ठीक से काम नहीं कर पाया, खत्म हो गया। तो दूसरा युद्ध हुआ। अब दूसरे युद्ध के बाद और मजबूत संगठन की जरूरत थी, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र में जो संयुक्त शब्द है ना, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। इसका असली मीनिंग समझो संयुक्त का। 1945 से 1991 तक दुनिया 2 भागों में विभाजित थी, 2 विचारधाराओं में विभाजित थी। एक विचारधारा थी पूंजीवादी और दूसरी विचारधारा थी साम्यवादी। ठीक है, 2 विचारधाराओं में विभाजित थी। पूंजीवादी देश ज्यादा शक्तिशाली थे, आर्थिक आधार पर भी और रक्षा के मामले में भी ये ज्यादा शक्तिशाली थे। और इन्होंने 1949 में सामूहिक सुरक्षा के लिए अपना एक संगठन बना लिया, नाटो। ठीक है, 1949 में इन पूंजीवादी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक संगठन बना लिया, नाटो। इसका उद्देश्य क्या था? सामूहिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो जाहिर सी बात है इसका स्वरूप कैसा था? सैन्य स्वरूप था। जितने भी देश इसमें शामिल होते थे उन सबके खर्चे से ये चलता था, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा कौन देता था? सबसे ताकतवर देश, और वो कौन था? अमेरिका।
तो नाटो का पूरा नियंत्रण किसके पास था? अमेरिका के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। ठीक है। और उस समय केवल यही एक ऐसा गुट था जिसके पास परमाणु हथियार थे, केवल इन्हीं के पास परमाणु हथियार थे, इसलिए ये बहुत शक्तिशाली ग्रुप बन गए। और दूसरी तरफ विचारधारा थी साम्यवादी। साम्यवादी विचारधारा में ज्यादातर ऐसे देश थे जो आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न थे। इनको इस बात का डर था कि अगर ये अकेले रहेंगे, अलग रहेंगे, तो ये उन पर हमला करेंगे और उनकी संपत्ति का दोहन करेंगे। तो उन देशों ने साम्यवादी गुट को ज्वाइन कर लिया। साम्यवादी गुट में एक महत्वपूर्ण देश रूस था। साम्यवादी विचारधारा का आरंभ 1917 से हो चुका था। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति हुई। इस रूस की क्रांति ने सोवियत विचारधारा का उदय किया। सोवियत विचारधारा, सोवियत विचारधारा मार्क्सवाद पर आधारित थी। मार्क्सवाद, और मार्क्सवाद का सिद्धांत समानता की बात करता था, समानता की बात करता था, है ना। मार्क्सवाद के बारे में पीछे जान चुके हैं। तो सोवियत विचारधारा में 1917 में 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय इस प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने भागीदारी की, और रूस ने इस युद्ध में किसका साथ दिया? साम्राज्यवादी देशों का साथ दिया। साम्राज्यवादी देशों में ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश आते थे। रूस ने इन साम्राज्यवादी शक्तियों का जब साथ दिया तो रूस की जनता रूस के शासक से नाराज हो गई और उन्होंने क्रांति कर दी। ठीक है। और क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया और इन्होंने कहा हम समानता के आधार पर काम करेंगे। बाद में इन्होंने कहा कि हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि कल्याण के लिए काम करे, जनता के कल्याण के लिए काम करे, हमको ऐसी सरकार चाहिए। ये बात किसने कही? रूस की जनता ने। देखो, जो मार्क्सवादी विचार होता है, साम्यवादी विचार, जो मार्क्सवादी विचार होता है, ये कहता है कि लोकतंत्र या सरकार नहीं चाहिए हमको, क्योंकि सरकार भेदभाव करती है। लेकिन बिना सरकार के देश का संचालन कौन करेगा? तो रूस में मार्क्सवाद में एक नई चीज और जोड़ दी गई, लोकतंत्र, है ना। और रूस में जब लोकतांत्रिक चुनाव हुए तो मार्क्सवाद और कल्याण, यानी कि साम्यवाद और कल्याण, दोनों को शामिल किया गया। यानी कि एक ऐसी सरकार जो समानता और कल्याण दोनों पर ध्यान दे, उसके लिए हमें सरकार चुननी होगी। सरकार का चुनाव जनता करेगी। तो जब साम्यवाद में लोकतंत्र मिल जाता है, बहुत ध्यान से समझना, जब साम्यवाद में लोकतंत्र मिल जाता है तो साम्यवाद क्या बन जाता है? समाजवाद बन जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब साम्यवाद में लोकतंत्र मिल जाता है तो वह समाजवाद बन जाता है। समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद का भी आरंभ यहीं से हुआ। हालांकि समाजवाद की कल्पना पहली बार फ्रांस की क्रांति में की गई थी। फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्गीय जनता ने समाजवादी विचार को ध्यान में रखते हुए लुई 16वें के विरुद्ध क्रांति की थी। काल्पनिक विचार समाजवाद का वहां से निकला, लेकिन समाजवाद का वास्तविक विचार यहीं से निकल के आया, इस साम्यवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप। लेकिन फिर भी हम इस गुट को साम्यवादी गुट कहते हैं, समाजवादी गुट नहीं कहते, ध्यान देना। तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया दो विचारों में बट गई। एक था पूंजीवादी गुट और दूसरा था साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट। और 1917 से लेकर के 1945 तक इस विचारधारा के आधार पर रूस ने बहुत तरक्की कर ली थी।
तो रूस की तरक्की को देख करके बाकी देशों ने भी सोचा कि हम भी इसी में शामिल हो जाएं, है ना। धीरे धीरे रूस ने क्या किया, तमाम प्रयोगों के माध्यम से परमाणु शक्ति भी हासिल कर ली। अब इनके पास भी परमाणु शक्ति थी और रूस के पास भी परमाणु शक्ति थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1955 में वार्सा पैक्ट के तहत, वार्सा पैक्ट के तहत यूएसएसआर का गठन हुआ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं। ठीक है, तो इस समय में क्या हो गया, पूरी दुनिया दो विचारधाराओं में विभाजित हो गई। हम पीछे मैप में पहले इन दोनों को देखेंगे। देखो, दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग थी। एक पूरब था तो एक पश्चिम था। ये पश्चिम था, ये पूरब था, ये जान लो। यानी कि पश्चिमी देशों ने पूंजीवाद को अपनाया, नाटो में शामिल हुए, और पूर्वी देशों ने साम्यवाद को अपनाया। और दोनों ने एक दूसरे को से कोई मतलब नहीं रखा। दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे के बहुत विपरीत थी, मतभेद बहुत ज्यादा होते थे। इसीलिए इनके बीच के वैचारिक मतभेद को युद्ध का नाम दिया गया। और क्योंकि यह युद्ध आमने सामने का युद्ध नहीं था, विचारों का युद्ध था, इसीलिए इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध में दुनिया किस प्रकार से बटी हुई थी। ये इस मैप के आधार पर देखो, बहुत ध्यान से समझो, रटने की जरूरत नहीं है, एकदम समझ के ही सब समझ जाओगे। अभी इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो, इसमें जो येलो कलर का, जो आप पीले रंग का जो देख रहे हो, ये पीला रंग नाटो देशों का समूह है। ये वो देश हैं जो पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ये देखो, यहां तक पूरा, और यहां भी, ये ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे भी देख रहे हो, यहां भी, ये वो देश हैं जो नाटो की विचारधारा से प्रेरित थे। अब यहां पर नाटो की विचारधारा से प्रेरित जो देश हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। किस लिए? सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा के लिए हम किसके साथ जाते हैं? जो मजबूत होता है। सुरक्षा क्यों चाहिए था? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध का जो भय था, उसने ये दिखा दिया था कि भाई जिसके पास ताकत है वही जीतेगा। तो इन देशों ने मजबूत संगठन को स्वीकार किया और नाटो देशों के साथ ये हो लिए। बाकी देशों ने सोवियत संघ का साथ दिया। तो ये वार्सा पैक्ट पर साइन करके, ये वार्सा पैक्ट पर साइन करके यूएसएसआर में शामिल हो गए और ये नाटो में शामिल हो गए। अब इसमें अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यूरोप भी दो हिस्से में बट गया। यूरोप जो था वो भी दो हिस्से में बट गया। कैसे यूरोप दो हिस्से में बट गया, देखते हैं। ये देखिए, वेस्ट जर्मनी देख रहे हैं, पश्चिम जर्मनी, यानी कि पूर्वी जर्मनी भी रहा होगा। जर्मनी दो भागों में बट गया और जर्मनी में था बर्लिन। बर्लिन में बना दी गई दीवार। तो बर्लिन की दीवार के पश्चिम की तरफ के यूरोप को पश्चिमी यूरोप कहा गया और उसके पूर्वी तरफ के यूरोप को पूर्वी यूरोप कहा गया। तो यहां पर यूरोप भी बट गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक तरफ तो यूरोप को जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया, लेकिन विचारधारा के आधार पर यूरोप बट गया। पूर्वी यूरोप ने यूएसएसआर का साथ दिया और पश्चिमी यूरोप ने नाटो देशों का साथ दिया और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, उस समय सोवियत संघ बहुत तरक्की कर रहा था और दूसरे इसकी विचारधारा कल्याण पर आधारित थी।
तो जो छोटे छोटे देश थे वो इसका समर्थन करते थे। लेकिन ये वो देश थे जहां दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। ये वो देश थे जिनके पास बहुत पैसा था, आधुनिक तकनीक थी, बड़े बड़े बाजार थे। तो आर्थिक आधार पर इनकी तरक्की इनसे ज्यादा हो रही थी। कुछ समय तक तो इनकी तरक्की हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पतन शुरू हो गया। पतन इसलिए शुरू हो गया क्योंकि अत्यधिक कल्याण के कारण इनकी सरकारें घाटे में जाने लगी और इन्होंने अपने आप को इन देशों से अलग थलग रखा। इसलिए इनका परिचय आधुनिक तकनीक से नहीं हो पाया। हम देखते हैं 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी तो रूस औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ था। इसका मतलब है इन लोगों के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि इन्होंने अपने आप को इनसे अलग थलग रखा, इसलिए इनका परिचय आधुनिक टेक्नोलॉजी से नहीं हो पाया। ये आर्थिक आधार पर पिछड़ते गए और इनकी आर्थिक आधार पर तरक्की होती गई। कल्याण करने के चक्कर में सरकारें घाटे में जाने लगी, उधार लिया, देश कर्जे में डूब गया। क्योंकि हथियार बनाने की प्रतिस्पर्धा थी तो अर्थव्यवस्था के विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इन देशों में कई ऐसे देश थे जिनके पास संसाधन काफी ज्यादा थे, खासतौर से ऊर्जा के भंडार, कच्चे तेल के भंडार, प्राकृतिक गैसों के भंडार, वो इस तरफ ज्यादा थे। क्योंकि यहाँ पर पश्चिम एशिया के देश हैं, यहाँ पर मध्य एशिया के देश हैं, यहाँ पर पूर्वी यूरोप के देश हैं जो आज भी गैस के भंडार हैं, जहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, ऊर्जा के भंडार हैं। इन देशों की बढ़ती हुई तरक्की से इनको बाजार की भी जरूरत थी और कच्चे माल की भी जरूरत थी। ये चाहते थे कि सारे बंधन टूट जाएं और एक दूसरे के साथ खुला व्यापार करें जैसे पहले करते थे। ये कहते थे कि अभी हम आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, ये हमारा शोषण करेंगे। तो इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था इनके लिए बंद करके रखी थी। इसीलिए शीत युद्ध के दौरान का जो अर्थव्यवस्था थी उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जहां हम आयात निर्यात सीमित देशों के साथ, अपने मित्र देशों के साथ ही करते हैं, स्वतंत्र व्यापार इसमें नहीं होता। तो वैचारिक मतभेद हर स्तर पर थे, राजनीतिक आधार पर भी विचारों में मतभेद थे, व्यापारिक आधार पर भी विचारों में मतभेद थे। हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कौन किस पर हमला कर देगा, असुरक्षा की भावना यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। इसी बीच जब भारत आजाद हुआ, या इसी बीच भारत ने जब अपनी विदेश नीति बनाई, तो उस विदेश नीति में पहले विदेश मंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर जब पंडित नेहरू गद्दी पर आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस गुटबंदी से अलग रहने में ही हमारी भलाई है। और उन्होंने इस दोनों गुटबंदी से, दोनों गुटों से अलग रहते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक स्वतंत्र विचार स्थापित किया जिसे कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में वे तमाम देश शामिल थे जो इन दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे। ठीक है, देखो यहां पर मैप के माध्यम से जो ब्लू कलर के राउंड राउंड किया गया है, ये सब क्या है ये सब गुट निरपेक्ष देशों के समूह हैं। ठीक है, इंडिया है, यहां पर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, यमन, सोमालिया, इथोपिया, कॉन्गो, घाना, गुयाना, माली, बहुत छोटे छोटे देश हैं। हालांकि इनमें दम नहीं था, आज भी दम नहीं है, तो तब कितना दम रहा होगा। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, यूगोस्लाविया, साइप्रस और लेबनान, सीरिया, इराक। ठीक है, ये वो देश थे, और ये अफगानिस्तान भी, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? मुख्य मुख्य देश जो ताकतवर देश थे, इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन दिखाई दे रहा है? भारत। इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली भारत था, क्योंकि ये ज्यादातर वो देश थे जिनका बहुत शोषण हुआ था। इन्हें अपना उपनिवेश बना करके इनको एकदम निचोड़ के फेंक दिया गया था।
इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि ये अपने आप को संभाल भी सके, लेकिन इन्हें भारत की विचारधारा अच्छी लगी कि भाई अपने विचारों को स्वतंत्र रखना है तो दोनों गुटों से अलग रहो। तो इन्होंने नॉन अलायंस विचारधारा को अपनाया, जिसे हम निर्गुट, यानी कि ये क्या थे, निर्गुट देशों का समूह था, निर्गुट देश। बात समझ में आई? ये नाटो देशों का समूह, ये सोवियत संघ का समूह और ये निर्गुट देशों का समूह। भारत निर्गुट देशों में शामिल था। ठीक है, हम जो अभी पढ़ेंगे लिखेंगे वो क्या होगा, वो होगी शुरुआत शीत युद्ध की घटनाओं की। फिर हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध चला है ये कब तक चला। तो हमने बताया शीत युद्ध की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बताया ना। शीत युद्ध की शुरुआत कब से हुई, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और शीत युद्ध कब तक चला, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, है ना। तो दूसरे विश्व युद्ध से लेकर के सोवियत संघ के विघटन तक की पूरी जो घटनाएं हैं, जो कालक्रम है, इसी को शीत युग कहते हैं, शीत युग। और ये गुटबंदी का युग पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक था। इसमें दुनिया की तरक्की नहीं हुई, क्योंकि हमारा एक दूसरे से संपर्क हुआ नहीं। भाई जब संपर्क होता है तभी तो हम कुछ ना कुछ सीखते, एक दूसरे से तरक्की होती है। तो यहां पर पूरा विश्व कैसा था, बंद अर्थव्यवस्था वाला, बंद अर्थव्यवस्था थी यहां पर। 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद सोवियत संघ में 15 देशों का समूह था। जब सोवियत संघ टूट गया तो फिर सभी ने एक दूसरे के साथ स्वतंत्र व्यापार की शुरुआत की। इसीलिए 1991 के बाद पूरे विश्व में वैश्वीकरण का आरंभ हुआ। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो नई विचारधारा है, ये 1991 में शुरू हुई। कारण था सोवियत संघ के विघटन के बाद नए स्वतंत्र हुए देश ने अपनी अपनी स्वयं की नीतियों के आधार पर अपना व्यापार और व्यवहार चलाया। बात समझ में आ रही है? तो इसको पहले थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, जहां आवश्यकता होगी मैप के माध्यम से हम समझते जाएंगे। आवाज डिस्टर्ब कर रही है, परेशान ना हो, लेकिन इसमें आवाज नहीं आएगी, इसमें फिल्टर होके आवाज जाती है, तो इसको बाद में आराम से सुन लेना, परेशान नहीं होना। जो लोग अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं हो जाएं, शाम को सिस्टम चेंज हो जाएगा, सर अभी बता रहे थे। तो प्रिया हमें लगता है आज इसीलिए नहीं आई, देखो लाभ उठा रही है, ये तो गलत बात है ना कि आप घर बैठ करके ही सोचें कि अब क्या करना है, वो कभी कभार इमरजेंसी के लिए है। चलो लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, पीछे तक आवाज आ रही है, आवाज आ रही है पीछे तक? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संपूर्ण विश्व दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया। संपूर्ण विश्व दो विपरीत विचारधारा, विपरीत शब्द लिख लेना, दो विपरीत विचारधाराओं में विभाजित हुआ। अब अगली लाइन जो लिखने जा रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है और उसे विश्व इतिहास से जोड़ करके हम यहां पर लाएंगे। आपको हमने ये बात कई बार बताई है कि मुख्य परीक्षा के लिए आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो ज्यादा नंबर पाओगे। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब होता है घटनाओं को आपस में जोड़ना, या एक विषय की घटनाओं को दूसरे विषय से जोड़ना। अब विश्व इतिहास और IR ये आपस में काफी कनेक्टेड है। तो यहां पर हम ये जो पूंजीवादी गुट है इसकी शुरुआत कहां से करेंगे, अमेरिकी क्रांति से। जिस स्वतंत्र व्यापार की विचारधारा का उदय हुआ वह इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में बलवती हुई और फिर बाद में इसी को आधार बना करके उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। बिगनिंग कहां से की, अब ये बिगनिंग वही वहां से कर सकता है जिसका ध्यान चला जाए अमेरिकी क्रांति पर। बस यही आपको ध्यान में रखना है। तुलनात्मक हो गया ना, हमने उसकी मूल जड़ से जोड़ दिया पूंजीवादी विचारधारा का उदय, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा का आधार क्या है, स्वतंत्र व्यापार।
और अमेरिकी क्रांति किसके लिए हुई थी? व्यापारिक स्वतंत्रता के लिए ही तो हुई थी। अंग्रेजों ने अमेरिका के अर्थव्यवस्था को, वहां के व्यापार को अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसी के विरोध में अमेरिका में क्रांति हुई। कब हुई थी समय बताओ? 1776 में हुई थी ना। और उसके विरोध में अमेरिका में क्रांति हुई। क्रांति के बाद अमेरिका आजाद हुआ। 4 जुलाई 1776 उसका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है अमेरिका। और वहीं से स्वतंत्र व्यापार की प्रक्रिया जो शुरू हुई, उसी को आधार बना करके फिर जो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, 1750 के बाद की घटनाएं हैं, उन्हीं के तहत ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। तो वहां से वही स्वतंत्र व्यापार की विचारधारा पूंजीवाद के रूप में परिवर्तित हो गई। एक बढ़िया कनेक्शन वहां से मिल गया अपने को। चलो, दो विपरीत विचारधाराओं में विभाजित हुआ। अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति से जिस स्वतंत्र व्यापार की विचारधारा का उदय हुआ था, कोई बात ना समझ में आए तो पूछ लेना। जिस स्वतंत्र व्यापार की विचारधारा का उदय हुआ था, स्वतंत्र व्यापार की विचारधारा का उदय हुआ था, उसका व्यापक विस्तार उसका व्यापक विस्तार उसका व्यापक विस्तार इंग्लैंड की उसका व्यापक विस्तार इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में, इंग्लैंड की, आपके उत्तर का जो आरंभ होता है ना, ये फिल्म के ट्रेलर की तरह होता है। ट्रेलर अच्छा लगे तो पूरी फिल्म देखने का मन करता है ना। तो आपका अगर प्रश्न उत्तर का आरंभ अच्छा है तो एग्जामिनर पूरा प्रश्न पढ़ने का, आंसर पढ़ने का प्रयास करता है और उसकी दिलचस्पी हो जाती है। आरंभ बहुत अच्छा होना चाहिए और इस पर बहुत प्रयास पहले से करोगे तभी ऐसा, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है शुरुआत गड़बड़ होती, बाद में थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये आपको अभ्यास करना होगा कि शुरुआत अच्छी हो। ठीक है, क्या लिखा आपने? जिसका व्यापक विस्तार इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में पूंजीवाद के रूप में दिखाई दिया। पूंजीवाद के रूप में दिखाई दिया। पूंजीवाद के समर्थक, पूंजीवाद के अच्छा, पूंजीवाद, आज जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं तो आज का पूंजीवाद अनुशासित पूंजीवाद है, जो कानून के दायरे में रह करके काम करता है। लेकिन उस समय का पूंजीवाद अनुशासित नहीं था। मालिक, मिल मालिक, फैक्ट्री मालिक की जैसी मर्जी होती थी, मजदूरों के साथ वैसा व्यवहार करता था। तभी तो मार्क्स ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। आज क्या है? कानून है, अंतरराष्ट्रीय कानून भी है, हमारे घरेलू कानून भी है। लेकिन तब ऐसा नहीं था। दुनिया में पहली बार मजदूरों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून जो बना है वह था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में, ILO। ठीक है, तो उस समय पूंजीवाद का मतलब था शोषण। और शोषण दो तरह से होता है, मैंने पहले भी बार बताया है कि पूंजीवाद शोषण कैसे करता है, दो प्रकार से करता है। पूंजीवाद का जो शोषण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है मानव संसाधन का शोषण, मानव संसाधन का शोषण करते हैं ये। और दूसरा ये प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते हैं। और यही तो हमारी संपत्ति है कि भाई अगर मानव संसाधन ना हो या मानव संसाधन डिस्ट्रॉय हो जाए और प्राकृतिक संसाधन डिस्ट्रॉय, तो बचेगा क्या फिर? कि भाई मानव संसाधन में क्या आ जाता है? मानव संसाधन में कौन आता है? वर्तमान में जब हम मानव संसाधन की बात करते हैं तो मानव संसाधन में जो है आयु के हिसाब से, उम्र के हिसाब से 14 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, 14 से ऊपर का यानी कि 15 से लेकर के 59 वर्ष का व्यक्ति जो है वो मानव संसाधन है। ठीक, लेकिन सामान्यतः हम इसमें क्या कह सकते हैं? मानव संसाधन का मतलब होता है श्रम। जो लोग श्रम करते हैं वो मानव संसाधन है। ठीक है, या श्रमिक कह सकते हैं, श्रमिक। तो पूंजीवाद में क्या होता है? श्रमिकों का शोषण होता है। श्रमिकों का शोषण कैसे होता है?
ना तो काम करने के घंटे निर्धारित हैं, न इनका वेतन निर्धारित है, और ना ही उनको जिस माहौल में, वातावरण में काम कराया जाता है उसका कोई निर्धारण है। जबरदस्त शोषण इनका होता है। मनमानी काम कराओ, जो मन करे दे दो पैसे, वातावरण अनुकूल है, गर्मी है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उमस भरा माहौल, मतलब एक अमानवीय परिस्थितियां में इनको काम करना पड़ता है। तो ये मानव का शोषण हुआ कि नहीं? मानव संसाधन का। मानव क्या है? संसाधन है। अगर ये ना हो तो कैसे उत्पादन कर लोगे, है ना? और दूसरी तरफ क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है। अच्छा, जब मानव संसाधन का शोषण होता है ना, तो समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, एक शोषक वर्ग, शोषक वर्ग बन जाता है, और दूसरा शोषित वर्ग बन जाता है। शोषित वर्ग। शोषक वर्ग कौन है? जो पूंजीपति है, पैसे वाला, जो शोषण करता है। शोषण करने वाला कौन है? शोषक वर्ग। और शोषित वर्ग जिसका शोषण हो रहा है, ये कौन है? सामान्य जनता, आम आदमी या श्रमिक। ये बेचारा गरीब बना रहता है और ये और अमीर हो जाते हैं, क्योंकि पूंजीवादी सोच ही किस पर आधारित है? लाभ पर। जो भी करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं, समझ गए ना? और दूसरी तरफ ये प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के शोषण का मतलब क्या है? हमारे देश में जो भी खनिज संपदा है, खनिज संपदा है, उसका खनिज संपदा का क्या करते हैं? दोषपूर्ण दोहन करते हैं। दोषपूर्ण दोहन करना तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोहन कैसा होता है? दोषपूर्ण दोहन। दोषपूर्ण दोहन का मतलब क्या होता है? जमीन में पैदावार अच्छी हो, भले ही मिट्टी बंजर हो जाए, समझ रहे ना? भले ही मिट्टी बंजर हो जाए, अवैध उत्खनन, अगर कहीं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो उसकी परवाह नहीं है, जहरीली गैसें निकल रही हैं उसकी परवाह नहीं है। तो ये सब क्या है? जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है तो पर्यावरण संबंधी समस्याएं आती हैं, पर्यावरण खतरे में पड़ जाता है। बहुत ध्यान से समझना, डेप्थ में ले जा रहे हैं आपको हम। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोषपूर्ण दोहन होता है तो क्या हो जाता है? पर्यावरण खतरे में पड़ जाता है। ये जमीन बंजर हो गई, कहीं और जाके कर लेंगे, यहां पानी खत्म कर दिया, कहीं और जाके कर देंगे। नहीं, देखो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों ने के बारे में बताया गया ना, उन्होंने इनकी वजह से कई जगह सूखा पड़ गई, या केमिकल का जो रिसाव होता है फैक्ट्रियों से वो नदियों में मिल जाता है, फिर वो नदियां वाटर सप्लाई में हमारे घरों में आता है पानी, और वो पानी हम पीते तो हमारी सेहत पर दुष्परिणाम कई जगह है ना। कई ऐसे औद्योगिक नगर हैं जहां पर लोगों में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो औद्योगिकरण की वजह से हुई हैं, ठीक है? तो जब पर्यावरण खतरे में आएगा तो मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है? तो यहां, और इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? इन पर पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो अपने आप को बचा लेंगे, भैया हवा दूषित हो गई तो एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे, पानी दूषित हो गया तो वाटर प्यूरिफायर लगा देंगे। गरीब आदमी क्या करेगा? तो उसका भी हर्जाना इन्हीं को भुगतना। तो चाहे प्राकृतिक संसाधन का दोहन हो या मानव संसाधन का दोहन हो, उसका प्रभाव सामान्य वर्ग पर ही पड़ता है, समझ गए ना? तो पूंजीवाद के इसी शोषणकारी नीति को ध्यान में रखते हुए उस समय जो साम्यवादी देश थे उन्होंने अपने बाजार इनके लिए बंद कर दिए, क्योंकि इनके पास शोषण करने का पुराना अनुभव था। ये कब से शोषण कर रहे थे? देखो बता रहे हैं कब से शोषण कर रहे थे। ये शोषण कर रहे थे, एक तो अमेरिकी क्रांति में तो ब्रिटेन ने शुरुआत भर की थी, असली शोषण शुरू हुआ है 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब समझते हो?
औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है उद्योगों में तीव्र विस्तार। जो सामान हाथों से बनाया जाता था अब वो किससे बन रहा है? मशीनों से बन रहा है। और कहां बन रहा है? कारखानों में बन रहा है। अभी तक हाथों से बनता था तो घरों में बन जाता था, कुटीर उद्योग, है ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब उनकी जगह किसने ले ली? मशीनों ने और कारखानों में। मशीनों का बना हुआ सामान क्या होता है? सस्ता होता है, ठीक है, टिकाऊ होता है और उनमें समरूपता होती है, मतलब देखने में अट्रैक्टिव होता है मशीनों से बना हुआ सामान, ठीक। और इसके अलावा उत्पादन में अधिकता होती है, यानी कि सरप्लस होता है। तो फायदा ही फायदा है, मुनाफा ही मुनाफा है, ठीक। और कारखाना में जब सामान बनता है तो एक ही छत के नीचे श्रमिक काम करता है, तो उनका सुपरविजन यानी कि उनकी निगरानी करना आसान हो जाता है। सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरविजन करता है ना, उनकी निगरानी करता है। तो उनको एक ही हंटर से सबको ढांका जाता है। फिर क्या होता है? एक ही कारखाने में जब सभी मजदूर काम करते हैं और सबका शोषण होता है, पीछे देखा, जब सबका शोषण होता है तो उनमें आपस में क्या आता है? यूनिटी बनती है उनमें आपस में। यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता। एकता आती है तो वे क्या होते हैं? संगठित हो जाते हैं। और जब वे संगठित होते हैं तो वे आपस में मिलकर के बात करते हैं कि भाई हमारा मालिक बहुत दुष्ट है, बहुत शोषण कर रहा है। तो मालिक के विरुद्ध इनमें क्या होता है? रोष, गुस्सा उत्पन्न होता है। और जब मालिक के विरुद्ध इनमें रोष उत्पन्न होता है, फिर ये कहते हैं बहुत हो गया, अब चलो इकट्ठे होकर के मालिक के ऑफिस में चलते हैं, क्या बिगाड़ लेगा हमारा, अपना अधिकार मांगेंगे। फिर ये सब इकट्ठे होते हैं और जाते हैं मालिक के ऑफिस में और वहां देते हैं धरना। लेकिन इसके लिए इनमें जोश भरने के लिए कोई नेता चाहिए ना, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं है कि मालिक के सामने गए तो इनकी बात मानी जाएगी कि नहीं। नेता के रूप में आया मार्क्स। मार्क्स ने कहा दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारा शोषण हो रहा है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाओ, क्योंकि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम संगठित होकर के दुनिया भर की पूंजीवादी सोच को बदल सकते हो। और मार्क्स ने कहा कि समाज में जो दो वर्ग बन गए हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, तुम किस में आते हो? शोषित वर्ग में, तुम यानी कि श्रमिक। तो ये जो वर्ग विभाजन हुआ है इसको खत्म करना है। और ये वर्ग विभाजन कैसे खत्म होगा? जब ये शोषक वर्ग शोषित वर्ग शोषक वर्ग के विरुद्ध यानी कि पूंजीपति के विरुद्ध आवाज उठाएगा संगठित रूप से, क्योंकि ये शोषण कर रहा है। तो जाओ इकट्ठे होकर के इनके साथ क्या करो? संघर्ष। वर्ग संघर्ष के द्वारा वर्ग विभाजन समाप्त करो। ये दोनों वर्ग खत्म होने चाहिए, क्योंकि ये पैसे वालों का है, ये गरीब का है। तो मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज में दो वर्गों को खत्म करके क्या लाना है? समानता। क्या लाना है? समानता। इसी को कहा गया साम्यवाद। साम्यवाद, वाद का मतलब है विचारधारा, साम्य का मतलब है समानता, इक्वलिटी फॉर ऑल। देखो, पूंजीवाद कहता है अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबको समान अवसर मिले, यह कहता है पूंजीवाद। समान अवसर मतलब सबके लिए खुला बाजार है, जो अच्छा काम करेगा सो आगे बढ़ेगा, यह पूंजीवाद कहता है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। लेकिन साम्यवाद कहता है कि सबके लिए बाजार खुला है, लेकिन जो गरीब और असहाय हैं वो उतनी तेज नहीं दौड़ सकते, वो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए वो क्या कहता है? साम्यवाद क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल की जगह पर ये क्या कहता है? हाँ, इक्वलिटी फॉर ऑल। इक्वलिटी फॉर ऑल और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यही दो विचार पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच महत्वपूर्ण लाइन है जो इनको अलग करते हैं। ध्यान से समझना। अब
इक्वलिटी फॉर ऑल की जब बात करता है साम्यवाद, आगे चल करके इसमें भी सुधार किया गया कि अगर इक्वलिटी फॉर ऑल होगा तब भी तो जो ज्यादा गरीब है वो गरीब ही रहेगा। तो फिर क्या किया जाए, जिसको ज्यादा आवश्यकता है उसकी ज्यादा सहायता की जाए। तो इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। बात समझ में आ रही है? अब सोशल जस्टिस और समानता, इन दो में जब बात होती है तो हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। आपके मेंस के सब्जेक्ट में, पेपर में एक सब्जेक्ट है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस ये कहता है कि समानता तभी आएगी जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बहुत पीछे छूट गया है उसकी अतिरिक्त सहायता करके सबके बराबर लाया जाए। जैसे आप सभी हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे लिए सब समान हैं, और सब समान है इसलिए हम भेदभाव नहीं करते आपको पढ़ाने में। आपने कभी ऐसा देखा कि हम इनको ज्यादा पढ़ाते हो और इनको कम पढ़ाते हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। समानता का सिद्धांत। अब देखो, हम तीनों सिद्धांतों की यहां पर बात करेंगे, पूंजीवादी सिद्धांत को भी लागू करेंगे आप ही के ऊपर उदाहरण देकर के, समानता को भी समझेंगे यही सिद्धांत के आधार पर, और हम सामाजिक न्याय को भी समझेंगे, आप समझ जाओगे। पूंजीवादी सिद्धांत हमसे ये कहता है हमको क्या मतलब, पढ़े वढ़े चाहे बाहर में जाएं, अपना पैसा निकालो और चलो, ईमानदारी से ना पढ़ाएं, हम आपके साथ भेदभाव करें और पैसे पर ध्यान दें अपने। ये हुआ पूंजीवादी सोच। समानता का सिद्धांत अगर हम पालन करेंगे तो हम सबके साथ समान, बिना किसी भेदभाव के, जो हमारा फर्ज है उसके हिसाब से आपको हम ईमानदारी से पढ़ा करके जाएंगे। तो हमने समानता का सिद्धांत का पालन किया। लेकिन अगर हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो हमारी पीछे की बेंच में बैठा हुआ बच्चा जो सबसे नीचे मुंह लटका के बैठा हुआ है, उसको हम अलग से बुलाएंगे और कहेंगे बेटा क्या बात है, तुमको क्यों नहीं समझ में आया, और उसको हम अलग से कुछ समझाएं, क्योंकि वह पढ़ने में कमजोर है, उसे क्लास में बात समझ में नहीं आई, उसकी हम अलग से सहायता करें। अगर उसके पास साधन नहीं है तो उसको किताब दें और उसकी सहायता करें। यह है सामाजिक न्याय। क्योंकि सामाजिक न्याय का उद्देश्य ही होता है समानता। हम उसकी अलग से सहायता क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वह भी सबके साथ कंपटीशन कर पाए, नहीं तो वो अलग थलग रह जाएगा ना, तो समानता कैसे आ पाएगी? इसका मतलब समानता तभी आएगी जब सामाजिक न्याय होगा। कितनी अच्छी बात है ना, समझ में आया? मेंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी, एक लाइन में अंतर समझ में आना चाहिए। सामाजिक न्याय का विचार बाद में जोड़ा गया है, आरंभ में दो ही विचार थे, साम्यवाद और पूंजीवाद। तो पूंजीवाद की पहचान ही हो गई थी कि पूंजीवाद मतलब शोषण, पूंजीवाद मतलब शोषण। तो इसी पूंजीवाद से बचाने के लिए दूसरा गुट आ गया था, साम्यवाद। ठीक है, ये इस तरह से पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद ने अपने आप को खतरे से बचाने के लिए नाटो बना लिया, साम्यवाद ने वारसा पैक्ट बना लिया। भारत आजाद हुआ तो भारत जैसे देशों ने कहा हम किसी में नहीं जाएंगे, हम अपना एक अलग विचार बनाएंगे, हम किसी गुट से कोई लेना देना हमारा नहीं है, हम अपनी निष्पक्ष बात करेंगे और अपना अलग रहेंगे। इनका आंदोलन एक अलग टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है हमारा। आज हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ो। पूंजीवाद के समर्थक, पूंजीवाद के समर्थक व्यापार की स्वतंत्रता, पूंजीवाद के समर्थक व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, निवेश उत्पादन एवं वितरण पर, निवेश उत्पादन एवं वितरण पर, निवेश उत्पादन एवं वितरण पर सरकारी नियंत्रण की समाप्ति। पूंजीवाद क्या कहता है? सरकार का नियंत्रण नहीं हो, हमें यानी कि प्राइवेट सेक्टर को व्यापार करने की पूरी छूट दे दो। ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मतलब सबके लिए समान अवसर, सरकार किसी को रोके ना, खुली कंपटीशन होने दो, खुली प्रतिस्पर्धा होने दो। ये विचार था इनका। ठीक है, सरकारी नियंत्रण की समाप्ति तथा, तथा कुछ गड़बड़ है क्या? तथा
स्वतंत्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के समर्थक थे कौन? पूंजीवादी। स्वतंत्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के समर्थक थे, कहां चलेगी क्लास भाई? तो फोटो तो नहीं आ रही होगी ना। समर्थक थे वास्तव में पूंजीवादी विचारधारा में परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण, परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण औद्योगिक वृद्धि तो तीव्र गति से होती है। परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण औद्योगिक वृद्धि तो तीव्र गति से होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सभी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए अच्छे से अच्छा उत्पादन करके मार्केट में लाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है? जीडीपी तेजी से बढ़ेगा, तेजी से होती है। किंतु इसमें समावेशी विकास, इसमें समावेशी विकास क्या होता है? सबका विकास। किंतु इसमें समावेशी विकास की कोई संभावना नहीं होती, समावेशी विकास की कोई संभावना नहीं होती। अतः पूंजीवादी विचार उन्हीं देशों में सफल हो सकता है, अतः पूंजीवादी विचार उन्हीं देशों में सफल हो सकता है, अतः पूंजीवादी विचार उन्हीं देशों में सफल हो सकता है जहां तर्कवाद एवं व्यक्तिवाद, तर्कवाद एवं व्यक्तिवाद के आधार पर जागरूकता का प्रचार प्रसार हुआ है। मतलब जहां की जनता जागरूक होगी, जहां की सरकार जागरूक होगी, वहीं पर पूंजीवाद सफल होगा। अदरवाइज क्या होगा? ये पूंजीपति अपनी चालाक बुद्धि से मानव और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते रहेंगे और देश को बर्बाद करके अपनी जेबें भरते रहेंगे। ठीक है, क्या लिखा? प्रचार प्रसार हुआ है। स्वतंत्र सामाजिक एवं मानसिक वातावरण में, स्वतंत्र सामाजिक एवं मानसिक वातावरण में, स्वतंत्र सामाजिक एवं मानसिक वातावरण में पूंजीवादी शोषण की आशंका समाप्त हो जाती है, पूंजीवादी शोषण की आशंका समाप्त हो जाती है तथा पूंजीवाद को जन समर्थन प्राप्त हो जाता है, तथा पूंजीवाद को जन समर्थन प्राप्त हो जाता है। तत्कालीन परिस्थितियों में, तत्कालीन समय में उपर्युक्त परिस्थितियां, तत्कालीन समय में उपर्युक्त परिस्थितियां, रिकॉर्ड कहां हो रहा है? कैमरा कहां है हमारा? हो रहा है ना? तत्कालीन समय में उपर्युक्त परिस्थितियां पश्चिमी देशों में उपलब्ध होने के कारण, पश्चिमी देशों में उपलब्ध होने के कारण इन देशों ने पूंजीवाद के आधार पर, इन देशों ने पूंजीवाद के आधार पर तीव्र आर्थिक प्रगति की, तीव्र आर्थिक प्रगति की, तीव्र आर्थिक प्रगति की। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी नेतृत्व में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी नेतृत्व में पूंजीवादी गुट का गठन हुआ,
पूंजीवादी गुट का गठन हुआ, जिसमें जिसमें पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एवं अन्य पूंजीवादी समर्थक देश सम्मिलित हुए। अन्य पूंजीवाद समर्थक देश सम्मिलित हुए। अन्य पूंजीवाद समर्थक देश सम्मिलित हुए। पैराग्राफ चेंज करिए। पूंजीवाद समझ में आया? पैराग्राफ चेंज करने से पहले एक दो लाइन और लिखिए यहां पर, तब पैराग्राफ चेंज करिएगा। पूंजीवादी देशों के समूह ने सामूहिक सुरक्षा, पूंजीवादी देशों के समूह ने सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, पूंजीवादी देशों के समूह ने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर 1949 में अमेरिकी नेतृत्व में उत्तरी अटलांटिक संधि समझौता किया, उत्तरी अटलांटिक संधि समझौता किया, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। नाटो के, अब देखो सामूहिक सुरक्षा के लिए किया है, तो एक बात तो दिमाग में आ गई कि इसका स्वरूप कैसा था? सैन्य स्वरूप था, ठीक है। और इसका खर्चा कैसे चलता था? सामूहिक रूप से जो जो सदस्य थे तो वो सैन्य सहायता भी देते थे, वित्तीय सहायता भी देते थे, और पैसे वाले देशों का समूह था तो ताकतवर भी था, आधुनिक हथियारों से लैस भी था। अब नाटो बन गया है तो दूसरे गुट को डर लगेगा कि नहीं? ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करो। पूंजीवादी गुट के विपरीत, पूंजीवादी गुट के विपरीत साम्यवादी गुट का उदय, साम्यवादी गुट का उदय हुआ, साम्यवादी गुट का उदय हुआ। वास्तव में सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति, वास्तव में सर्वप्रथम, देखो पूंजीवादी सोच को जब हमने पढ़ा तो उसको कहां से जोड़ दिया? अमेरिकी क्रांति से। अब यहां पर हम साम्यवादी क्रांति पढ़ रहे हैं तो फ्रांस की क्रांति से जोड़ रहे हैं, लेकिन फ्रांस की क्रांति में हम साम्यवाद नहीं समाजवाद शब्द इस्तेमाल करेंगे। शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के। क्या लिखा आपने? सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789, 1789। फ्रांस की क्रांति में काल्पनिक समाजवाद का उदय हुआ। काल्पनिक समाजवाद, काल्पनिक इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय समाजवाद जैसी कोई विचार नहीं था। जो वहां की जो मध्यम वर्ग था फ्रांस का, वह अपने राजा लुई 16वीं की नीतियों से बहुत परेशान थे, तो उन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए यह काम किया। जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनके पास जो विशेषाधिकार थे, उनके विरोध में ये इन्होंने क्रांति की थी, और ये कहा कि हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि उस समय मध्यम वर्ग टैक्स देता था और उच्च वर्ग टैक्स फ्री था, तो समानता का सिद्धांत नहीं था, जबकि उच्च वर्ग के पास अधिकार बहुत ज्यादा थे। तो समानता के लिए, अपने हक के लिए होने वाली ये पहली लड़ाई थी, पहली क्रांति थी। ये दुनिया की पहली सामाजिक क्रांति थी। अमेरिकी क्रांति सामाजिक क्रांति नहीं थी,
वो वाणिज्यवाद के विरुद्ध होने वाली एक आर्थिक क्रांति थी, और ये मध्यम वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए की थी, जो कि एक पहली सामाजिक क्रांति थी। बात समझ में आ रही, दोनों का स्वरूप। और इस क्रांति के बाद सामंतवाद समाप्त हुआ फ्रांस में, सामंतवाद के विरुद्ध की थी ये लड़ाई। आगे चलिए। इस विचार को जर्मन दार्शनिक मार्क्स ने इस विचार को जर्मन दार्शनिक मार्क्स ने वैज्ञानिक साम्यवाद के रूप में विकसित किया। वैज्ञानिक साम्यवाद के रूप में विकसित किया, जबकि 1917 की रूस की क्रांति में 1917 की रूसी क्रांति में मार्क्स का वैज्ञानिक साम्यवाद रूस की क्रांति में मार्क्स का वैज्ञानिक साम्यवाद लेनिन के व्यवहारिक साम्यवाद में परिवर्तित हुआ। लेनिन रूस की क्रांति का नेता, बोल्शेविक पार्टी का नेता, लेनिन के व्यवहारिक साम्यवाद में परिवर्तित हुआ। आगे चलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ मिलकर यही साम्यवाद समाजवाद के रूप में सामने आया। 1917 की रूसी क्रांति से ही पहली बार सोवियत विचारधारा का उदय हुआ। जिसमें कृषि श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। जबकि मार्क्स के साम्यवाद में औद्योगिक श्रमिक केंद्र में थे। बहुत महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं आप। मार्क्स के साम्यवाद और लेनिन के साम्यवाद में अंतर दिख रहे हैं। जबकि मार्क्स के साम्यवाद में औद्योगिक श्रमिक केंद्र में थे। मतलब समझ में आया? मतलब जब रूस में क्रांति हुई, वहां भी साम्यवाद का नाम आ रहा है। मार्क्स ने जिसका नाम लिया था वो भी साम्यवाद था। अंतर क्या है? क्योंकि मार्क्स का साम्यवाद यूरोप से शुरू हुआ था। मार्क्स जर्मन दार्शनिक था और उसके बाद वो लंदन चला गया था। तो मार्क्स ने यूरोप में क्या देखा? मजदूरों का शोषण देखा। नहीं, ये मजदूर कौन थे? कारखानों में काम करने वाले श्रमिक थे, क्योंकि यूरोप में औद्योगिकरण हुआ था। और औद्योगिकरण में जिनका शोषण होता है वे श्रमिक कौन से होते हैं? औद्योगिक श्रमिक ही तो होते हैं। तो जो मार्क्स था वो इन औद्योगिक श्रमिकों को यूनाइट करने की प्रेरणा देता है और कहता है ट्रेड यूनियन बनाओ, मजदूर संगठन बनाओ, और मजदूर संगठन बना करके अपने मिल मालिकों के सामने जाकर के अपने अधिकार छीन लो, आंदोलन करो, है ना। तो केंद्र में कौन था? औद्योगिक श्रमिक। लेकिन रूस में जब क्रांति हुई
साम्यवाद की, क्योंकि रूस में औद्योगिकरण नहीं हुआ था, शुरुआती हो रही थी, तो रूस में भी शोषण हो रहा था श्रमिकों का, लेकिन ये श्रमिक कौन थे? भूमिहीन श्रमिक। अंतर है दोनों में। ये वो श्रमिक थे जो दूसरे के खेतों पर काम करते थे और इनका शोषण होता था। दोनों ही जगह शोषण हो रहा था, दोनों ही जगह श्रमिकों का शोषण हो रहा था, लेकिन वर्क फील्ड अलग था। वहां कारखानों में शोषण हो रहा था, यहां खेतों में शोषण हो रहा था। तो रूस में जो क्रांति हुई है उसका केंद्र कौन है? कृषि मजदूर, कृषि श्रमिक। इसीलिए रूस की क्रांति में, रूस की क्रांति का जो नेता था लेनिन, जिसकी पार्टी का नाम था बोल्शेविक, उसने अपने मैनिफेस्टो, अपनी घोषणा पत्र में कृषि सुधार की पूरी योजना बनाई थी, जबकि मार्क्स का जो सुधार था उसमें मजदूरों, जो औद्योगिक मजदूर थे, उनके लिए प्रावधान थे। बात क्लियर हो रही है? अब यहां पर रूस में जब लेनिन के नेतृत्व में और आगे स्टालिन के नेतृत्व में सत्ता आई, तो लेनिन ने ही शुरुआत कर दिया था कृषि सुधार का। कृषि सुधार के द्वारा इन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान किया, और इस प्रकार का समाधान कौन कर सकता है? सरकार। सरकार कर सकती है। तो इसीलिए रूस में लोकतंत्र का समर्थन हुआ। तो रूस का साम्यवाद किसके साथ जुड़ गया जाकर के? लोकतंत्र के साथ। और जहां साम्यवाद लोकतंत्र के साथ जुड़ जाता है, वहीं वो समाजवाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कितनी क्लियर बात समझ में आई यहां पर हमें? जिस काल्पनिक समाजवाद का उदय फ्रांस की क्रांति से हुआ था, वो साम्यवाद स्पष्ट रूप से हमारे सामने आया लेनिनवाद के रूप में, रूस की क्रांति के बाद, उसके परिणामों के बाद। जब इंदिरा गांधी सोवियत संघ की यात्रा पर गई और सोवियत विचारधारा से प्रेरित हुई, तो वहां से आने के बाद उन्होंने भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में और संविधान में व्यापक परिवर्तन किए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया, जो रूस से ही प्रभावित था, सोवियत विचारधारा से प्रभावित था। इसी समय भारत में इन्होंने क्या किया? पूंजीपतियों के पूंजी पर एकाधिकार के नियम को रोकने के लिए, मोनोपोली को रोकने के लिए एमआरटीपी एक्ट लागू किया। एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ताकि पूंजीपति बाजार पर किसी विशेष व्यापार पर एकाधिकार ना कर लें। ये किससे प्रेरित था? समाजवाद से। नहीं, और क्या किया इंदिरा गांधी ने? एक साथ 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये किसका प्रभाव था? समाजवाद का। समाजवाद का जब प्रभाव होता है तो राष्ट्रीयकरण होता है, और पूंजीवाद का जब प्रभाव होता है तो निजीकरण होता है। 14 प्राइवेट बैंकों को इन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंक में तब्दील कर दिया, क्योंकि इन्होंने माना कि जब राष्ट्रीयकृत बैंकें होंगी तभी पब्लिक वेलफेयर में काम करेंगी, यानी कि वेलफेयर को प्राथमिकता देते हुए इंदिरा गांधी ने सोवियत विचारधारा से प्रेरित होकर के अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया। और उससे पहले ही दुनिया का पहला देश था रूस, जिसने अपने देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। समय था 1928। जब रूस की क्रांति खत्म हुई, तो क्रांति के बाद देश में सुधार की आवश्यकता हुई। लेनिन ने भूमि सुधार के द्वारा किसानों को बैलेंस करने का प्रयास किया। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन आए, और स्टालिन ने ही 1928 में रूस में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जो कि दुनिया में पहली बार था। ये पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं? पंचवर्षीय योजनाएं ऐसे प्लान होते हैं जिनमें सरकार अगले 5 वर्ष के विकास की रूपरेखा तैयार करती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो इस प्रकार से प्लानिंग करके देश का विकास करती हैं, उन्हें हम प्लान्ड इकोनॉमी या नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। दुनिया की पहली नियोजित अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की थी, और इसमें सरकार के पास एक पूरा उसका मैनिफेस्टो होता है कि हमें क्या करना है, कहां करना है, कैसे करना है। नियंत्रण किसके पास? सरकार का। ठीक। उद्देश्य क्या? कल्याण।
भारत भी इससे प्रभावित हुआ और 1951 में भारत ने भी अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। किससे प्रेरित होकर के? सोवियत रूस से प्रेरित होकर के। तो हम कह सकते हैं कि भले ही हम किसी गुट में नहीं थे, लेकिन हमारी विचारधारा सोवियत विचारधारा से मैच करती थी। उद्देश्य रूस के साथ हमारा प्रेम नहीं था, उद्देश्य था, कारण था समाजवादी स्वरूप। क्योंकि हमारे देश की जनता को भी क्या चाहिए था? समाजवाद। समाजवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है। वाद मतलब विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो समाज को केंद्र में रख करके काम करती है। और समाज किससे बनता है, किससे संचालित होता है? वेलफेयर से। तो वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमी यहां से शुरू होती। बाकी बातें हमने कल बताई थी, इंदिरा गांधी ने और क्या क्या किया 1971 में। तो इसका मतलब है कि मार्क्स ने जिस साम्यवाद का उदाहरण दिया था, स्वरूप दिया था, वो कुछ और था। उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक साम्यवाद। ये वैज्ञानिक साम्यवाद रूस में जाकर के बना व्यवहारिक साम्यवाद। लेनिन ने इसे समाजवाद के रूप में परिवर्तित किया, स्टालिन ने इसे और तेजी से आगे बढ़ाया, और बाद में रूस के पड़ोसी देश चीन में जब साम्यवादी क्रांति हुई, चीन की साम्यवादी क्रांति 1921 से शुरू हुई, 1939 तक चली। पहली क्रांति 1911 से 1921 तक हुई थी, वो राजनीतिक परिवर्तन के लिए थी। और क्रांति का दूसरा चरण 1921 से 1949, 49 मतलब 49 ना तक था। इसमें रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। रूस की साम्यवादी क्रांति लेनिन की क्रांति से प्रभावित थी, रूस से प्रभावित थी। लेकिन चीन की क्रांति का नियंत्रण था माओ त्से तुंग के हाथ में। माओ त्से तुंग को ही माओ त्से जेडोंग भी कहा जाता है। माओ त्से तुंग के हाथ में चीन की साम्यवादी क्रांति का नियंत्रण था, और चीन में साम्यवाद स्थापित करने के लिए माओ त्से तुंग ने हिंसा का भी सहारा लिया। समाजवाद में हिंसा नहीं होती, समाजवाद में होता है सहयोग, वर्ग सहयोग। और माओवाद में क्या था? वर्ग संघर्ष। और इन्होंने संघर्ष में हिंसा को भी शामिल कर लिया। फाइनली 1949 में चीन गणराज्य की स्थापना हुई। जब पढ़ेंगे चीन की क्रांति, आगे टॉपिक आएगा तो बताएंगे। और उसके विश्व इतिहास का है ये टॉपिक। तो उसके बाद फिर भारत में इसका प्रभाव। तो भारत में समाजवाद, ध्यान रखना, भारत में समाजवाद के दो रूप, एक भटकी आत्मा और एक देव आत्मा। दो आत्माएं होती ना, दैत्य आत्मा और देव आत्मा। आत्मा तो दोनों में है ना। तो दैत्य आत्मा को ही हम भूत कहते हैं, और देव आत्मा को ही हम देवी आत्मा या अच्छी आत्मा कहते हैं। तो भारत में दो आत्माएं जो रूस के रास्ते से आई, वो देवात्मा समाजवाद के रूप में संविधान में शामिल हुई, और जो चीन के रास्ते में आई, चीन के रास्ते आई, वो नक्सलवाद। नक्सलवाद किससे इन्फ्लुएंस है? माओवाद से ना। तो वो नक्सलवाद बन गया। नक्सलवाद इसलिए कहा गया क्योंकि शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी जगह से हुआ, तो नक्सलवाद बन गया। तो साम्यवाद की दो भटकी हुई आत्माएं, एक माओवाद और एक नक्सलवाद, और एक सुधरी हुई देव आत्मा समाजवाद। जो स्वीकार करने योग्य है उसको स्वीकार किया, जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ दिया। भारत एक समाजवादी, लोकतांत्रिक, कल्याणकारी देश है। कितना सुंदर है हमारे देश का स्वरूप। दुनिया को जानो, समझो, लेकिन जो सीखने लायक है वो सीखो, जो छोड़ने लायक है वो छोड़ो। ये संदेश दिया इसने। तो आज कहां तक छोड़ा है आपको, फिर कल शुरू करें। कहां तक पहुंचे हम लोग, बताओ। हाँ, अरे पूरी लाइन बताओ भाई, इतना क्या। अच्छा, मार्क्सवाद के साम्यवाद में औद्योगिक श्रमिक केंद्र में थे, जबकि रूसी साम्यवाद में केंद्र में कौन था? श्रमिक मजदूर। ठीक है। और एक लाइन लिख के छोड़ो। लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में रूस में, लेनिन के नेतृत्व में रूस में, रूस में व्यवहारिक साम्यवाद की स्थापना हुई।
व्यावहारिक साम्यवाद की स्थापना हुई, जो आगे चलकर समाजवाद के रूप में परिवर्तित हो गई, समाजवाद के रूप में परिवर्तित हुई। कल आपको समाजवाद के कुछ और नए नाम बताएंगे, जैसे फेबियन समाजवाद। पंडित नेहरू फेबियन समाजवाद के समर्थक थे। ठीक है, कल बात करेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है ये। टॉपिक काफी लंबा है, शीत युद्ध 45 वर्षों की घटनाएं हैं, तो समय तो लगेगा ना। कल आगे इसको बढ़ाएंगे, जहां से छोड़ा है वहीं से आगे बढ़ाएंगे।